जय हिंद, नमस्कार एंड वेलकम टू द यूपीएससी और जिंदगी नामा। साथियों, आप सबको मालूम है कि हम इस चैनल पर कर रहे हैं विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों से करियर और जिंदगी पर संवाद। इस कड़ी में साथियों आज हमारे बीच हैं गौरांग कुलश्रेष्ठ जी। बहुत स्वागत है गौरांग जी। थैंक यू सो मच। साथियों, सबसे पहले हम चाहते हैं कि थोड़ा सा गौरांग जी का परिचय अगर हमें मिल जाए तो ये बातचीत काफ़ी आसान होगी। साथियों, गौरांग जी इलाहाबाद हाईकोर्ट में एडवोकेट हैं और पूर्व में इन्हें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त किया जा चुका है और गौरांग जी वर्तमान में उत्तर प्रदेश स्टेट डेवलपमेंट अथॉरिटी के पैनल अधिवक्ता हैं। साथियों, आज जैसा कि गौरांग जी हैं हमारे बीच, कई बार हमारे मन में एक सवाल होता है, बहुत सारी छोटी छोटी कानूनी बारीकियां, या पुलिस में हम जब जाते हैं तो हमें उनसे कैसे डील करना है, या हम कोर्ट कचहरी जब हम जाते हैं तो कई बार आम जनता घबराई हुई होती है। तो आज इसी घबराहट को दूर करने का एक छोटा सा प्रयास ये पॉडकास्ट है गौरांग जी के साथ। गौरांग जी, आज हमारा जो सवाल जवाब का सिलसिला है वो ऐसा चलेगा कि जिससे आम जनता जो हमें देख रही है वो से कानून की जो बारीकियां हैं जो आम जनता को जानना चाहिए उससे आज आप हमें परिचित करवाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, मेरी कोशिश रहेगी कि इस पॉडकास्ट के दौरान जो बेहतर मैं अपनी तरफ से अपना अनुभव साझा कर पाऊँ, मैं करने की कोशिश करूंगा। गौरांग जी, हम चाहते हैं कि चूंकि आपने यूपीएससी की प्रिपरेशन की हुई है उसके बाद स्विच करके आप इधर आए, आपको वहाँ आंशिक रूप से सफलता मिली, बट आपका रुझान ज़्यादा इधर हो गया क्योंकि आपका फैमिली बैकग्राउंड कुछ ऐसा है। तो गौरांग जी, आप पहला सवाल हम ऐसा पूछ रहे हैं जो बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि वकालत को लोग आजकल सिर्फ एक करियर विकल्प या एक कमाई का ऐसा माध्यम मानने लगे हैं, तो जबकि हम जानते हैं कि ये एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। एज अ एडवोकेट आपने ये चीज़ फील की होगी, तो आप बताएं कि वकील के जीवन के सबसे बड़े चैलेंजेस क्या होते हैं और समाज के प्रति उसकी क्या जिम्मेवारी होती है। देखिए, जहाँ तक वकालत को एक करियर की तरह देखने का एक सवाल है, तो इसमें बेशक आप देख सकते हैं और देखते भी हैं हम लोग सब लोग, लेकिन वकालत के पेशे की एक मूल भावना है, वो है सामाजिक सेवा। ये वो नीयत है, ये वो उद्देश्य है जिससे कि ये पूरा पेशा आज हमें दिखाई दे रहा है, आज उसका जो मूर्त रूप जिसने लिया है। और आप ठीक है, आपकी समाज की सेवा, लेकिन इसके साथ एक भी ज़रूरी बात ये भी है कि ठीक है, आपकी जिम्मेदारी समाज के प्रति है, लेकिन उसके साथ साथ आपकी जिम्मेदारी आपके खुद के प्रति भी है, आपके परिवार के प्रति भी है। तो उसके लिए धनोपार्जन की आवश्यकता है, तो धनोपार्जन के लिए आपको एज अ करियर ऑप्शन देखने में कोई समस्या नहीं है, लेकिन उस करियर ऑप्शन के साथ साथ ये बात हमेशा मन में रहनी चाहिए, दिलो दिमाग में रहनी चाहिए कि इसका जो मूल भावना है सामाजिक सेवा की, वो कहीं पर भी ओझल ना हो जाए। और जिम्मेदारी तो इसमें बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जब एक क्लाइंट, एक अधिवक्ता एक वकील के पास आता है तो बड़ी भरोसे के साथ आता है कि उसको हमारे वकील साहब उसके कष्ट से निवारण करवाएंगे, जिसलिए वो अपनी हर राज को, हर वो डॉक्यूमेंट्स को अपने अधिवक्ता के साथ साझा करता है, जो शायद अपने किसी करीबी के साथ भी साझा करने में कंफर्टेबल नहीं होता। मुझे लगता है कि इस सेंस में ये बड़ी जिम्मेदारी का काम है। बिल्कुल इस सेंस में है, और क्योंकि आपका क्लाइंट जो आया आपके पास वो कानून की जानकारी नहीं रखता, जानकारी आप रखते हैं, आप कहीं ना कहीं उसकी बीमारी के लिए जो उसके डॉक्टर हैं, तो आपको पूरी सत्यनिष्ठा के साथ, पूरी पारदर्शिता के साथ उसको डील करना चाहिए और उसके लिए जो बेहतर से बेहतर प्रयास हो वो करने चाहिए। और संघर्ष की, जहाँ पर इस करियर में संघर्ष की बात, चैलेंजेस की बात है, तो देखिए, अगर आप सेकंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन लॉयर हैं तो आपका संघर्ष इतना भर है कि जो पूर्व में आपको एक विरासत में एक ऊंचाई मिल गई है, बस उसको मेंटेन करना है। और अगर आप फर्स्ट जनरेशन लॉयर हैं तो आपकी संघर्ष तो शुरू होता है कानून की पेचीदगियां समझने से, कोर्ट की प्रक्रिया समझने से, और इसके साथ साथ फिर आपकी जिंदगी में वित्तीय संघर्षों का आपको सामना करना पड़ता है, आपको अपनी पहचान के लिए एक सामना करना पड़ता है। और ये वक्त के संग आपका ये संघर्ष थोड़ा कम होता जाता है, लेकिन शुरुआत में काफी संघर्ष तो होता ही। बिल्कुल, बहुत अच्छा जवाब आया आपकी तरफ से। अब थोड़ा सा हम इस पॉडकास्ट को चाहते हैं कि जो कॉमन पीपल है उसको केंद्र में रख के चीज़ें करते हैं, ठीक है। तो एक सवाल मेरा है कि आपको क्या लगता है कि आज आम नागरिक जुडिशरी यानी कि जो न्यायपालिका है हमारी, पहले से ज़्यादा भरोसा कर रहा है या भरोसा कहीं ना कहीं कम हुआ है, और अगर कम हुआ है तो क्या कारण है? जैसे कि हम एक बहुत प्रचलित वाक्यांश पाते हैं कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, यानी कि न्याय में देरी न्याय न मिलने के बराबर होता है। तो उसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, कम या ज़्यादा नापने का कोई एक पैमाना, एक ऑब्जेक्टिव स्टैंडर्ड तो नहीं है। कभी किसी वर्ग के लिए, कभी किसी व्यक्ति के लिए, किसी एक फेवरेबल ऑर्डर की वजह से उसका भरोसा कायम हो सकता है, और किसी प्रतिकूल या किसी एडवर्स ऑर्डर की वजह से किसी एक व्यक्ति का या वर्ग का
न्यायपालिका के प्रति भरोसा कम हो सकता है, लेकिन ये कोई ऑब्जेक्टिव तरीका नहीं हुआ। हाँ, ऐसी स्थिति जहां पर कि आपके पास न्यायपालिका के दरवाजे को खटखटाने के रास्ते भी बंद हो जाएं, तो ये मान लेना चाहिए कि अब जनता का भरोसा कम होना शुरू हो गया है। और ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई थी इमरजेंसी काल के दौरान, जब एडीएम जबलपुर केस में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ये कहा गया कि स्टेट के द्वारा, राज्य के द्वारा, सरकार के द्वारा अगर इलीगल डिटेंशन भी किया गया है तो आप नेशनल इमरजेंसी के दौरान उसको चैलेंज नहीं कर सकते। तो ऐसी जो स्थितियां हैं वो निश्चित तौर पर भरोसा कम करने वाली होती हैं, लेकिन ये जनरलाइज नहीं है। ये आज के दौर में हम ऐसी चीज़ों को कोई सामना नहीं कर रहे हैं। और जो डिलेड जस्टिस की बात है, जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड की बात है, तो ये बड़ा मल्टी डायमेंशनल इशू है जिसमें कि कोई एक व्यक्ति जिम्मेदार नहीं है। इसमें न्यायपालिका और इस पूरे सिस्टम से जुड़े हुए तमाम जो हितधारक हैं, तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं, वो सभी लोग कहीं ना कहीं अपने अपने स्तर पर जिम्मेदार हैं। कभी अधिवक्ता जिम्मेदार है, कभी माननीय न्यायमूर्तिगण की जो कमी है वो जिम्मेदार है, कभी मूलभूत सुविधाओं की कमी जिम्मेदार है, तो कभी वादकारी खुद जिम्मेदार है। हाँ, इसलिए और ये जो जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड का जो इशू है वो हमारे बढ़ते हुए भारत में एक बहुत बड़ा एक रोड़े का काम कर रहा है, जिसको कि ठीक करने के लिए हम सभी को एक सामुदायिक एक प्रयास करने पड़ेगा, सामूहिक प्रयास करने पड़ेगा। बिल्कुल। गौरांग जी, हम ये जानना चाहते हैं कि जैसे कई बार हमने बहुत कम लोगों को मालूम है, लेकिन हमने सुना है फ्री लीगल एड के बारे में, यानी कि मुफ्त कानूनी सहायता के बारे में। तो आप इसे कैसे देखते हैं कि क्या किसी के पास अगर पैसा ना हो तो जनरली ये लोग मानते नहीं हैं कि ऐसा कुछ होता होगा, लेकिन आज हम आपके माध्यम से ये चीज़ क्लियर करेंगे कि अगर किसी के पास पैसा ना हो तो क्या उसे कानूनी सहायता मिल सकती है, या इस तरह का कोई प्रावधान है? और अगर है तो किसी के पास पैसा ना हो तो उसे कानूनी सहायता के लिए किसके पास सबसे पहले जाना चाहिए? देखिए, हम लोग एक वेलफेयर स्टेट में रहते हैं, और वेलफेयर स्टेट में सरकार की जिम्मेदारी सिर्फ ऊपर के तबके के लोगों के लिए नहीं है, उसकी जिम्मेदारी देश के आखिरी नागरिक तक के लिए है। और संविधान में भी इसके लिए कहा गया है। इसलिए जिले स्तर पर, राज्य स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन किया गया है, जिसे अंग्रेजी में लीगल सर्विसेज अथॉरिटी बोलते हैं। जिले पर डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, स्टेट पर स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी और राष्ट्र पर नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी का गठन किया गया है, जिसके माध्यम से जो ऐसे लोग जिनकी आय 3 लाख से कम है, और कुछ स्टेट्स में वो जो पैरामीटर है वो 1 लाख से कम है, ऐसा कोई व्यक्ति, कोई महिला, कोई SC ST या किसी और वंचित वर्ग के किसी व्यक्ति को अगर कानूनी सहायता की जरूरत है और वो अपने मुकदमे में पैरवी करने में अक्षम है, तो विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा उनको मुफ्त अधिवक्ता की सुविधा मुहैया कराई जाती है, जो कि इन सब विधिक सेवा प्राधिकरण के जो कार्यालय हैं वो आपके जिला अदालत में ही होते हैं, वहां से जाके संपर्क करके ये सुविधा बिल्कुल। मुझे उम्मीद है कि बहुत मतलब करोड़ों लोगों का ये सवाल होता होगा। जी बिल्कुल। बहुत सारे लोग नहीं जानते इस तरह की चीजें, तो आज आपके माध्यम से ये चीज क्लियर हुई होगी। अच्छा गौरांग जी, हम जानते हैं कि बहुत सारे केसेस इंडिया में पेंडिंग में हैं। आपको इसके बारे में अच्छे से पता होगा। तो कई बार हम देखते हैं कि कोई पर्सन जब कोर्ट के दरवाजे तक पहुंचता है, उससे पहले उसके मन में बड़ा उपाभोग होता है। तो अगर कोई व्यक्ति कोर्ट में केस करने जा रहा है, उसके पहले उसको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे उसका जो केस है तो बहुत लंबा, कई बार कहते हैं कि पीढ़ियां समाप्त हो गई लेकिन केस नहीं बदला, जैसे कि दामिनी में शनि देओल ने कहा भी था कि तारीख पर तारीख। तो उसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, आप कानूनी प्रक्रिया में ना उलझें, इसका कोई फुल प्रूफ तरीका तो सच में नहीं है, लेकिन आप कुछ सावधानियां आप रख सकते हैं। सावधानियां कह लीजिए या कुछ मेजर्स कह लीजिए आप रख सकते हैं। वो ये है कि अगर आप आप कोर्ट का दरवाजा खटखटाने जा रहे हैं तो कोशिश कीजिए, और वो भी खासकर जब दीवानी मामले हैं, सिविल के मामले। क्रिमिनल में तो आपके पास ऑप्शन बहुत कम होते हैं, नहीं ना के बराबर होते हैं, लेकिन सिविल के मैटर्स जो हैं, सिविल के मैटर्स में अगर आप कोर्ट में जा रहे हैं, कोर्ट में जाने से पहले कोशिश कीजिए कि पार्टीज के पक्षों के आपसी समझौते से अगर कोई सुलहनामा करके कोई एक रास्ता निकल के आ सकता हो तो सबसे बेहतर है। क्योंकि देखिए, आपको मैं एक चीज़ इसमें और एक एडिशनल बता दूं कि हमारा जो कोर्ट प्रोसीजर है वो एक एडवर्सेरियल सिस्टम है, जहां पर एक व्यक्ति जीतता है, एक व्यक्ति हारता है। जबकि अगर कोई जो उभय पक्ष हैं किसी भी केसेस के जो पार्टीज हैं, अगर वो थोड़ा सा आपस में एक इनिशिएट करें
तो वो आपसी समझौते के साथ एक विन विन सिचुएशन क्रिएट कर सकते हैं। तो कोशिश की जानी चाहिए कि पहले सुलह समझौते से काम अगर चलता हो तो हो जाए, जहां पर बहुत उसको नाक का मुद्दा ना बनाया जाए, नाक का जो कहते थे कि इशू बना देते हैं भाई, ये प्रेस्टीज इशू है कि नहीं मैं उसको हरा के रहूंगा। ये जो मानसिकता है ना कहीं आपको खुद को उलझा देती है। जैसे लोग कहते हैं कि आई विल सी यू इन द कोर्ट। हाँ, आई सी यू इन द कोर्ट का जो एटीट्यूड है ना, ये आपको कहीं ना कहीं खुद को भी परेशान करने वाला है। ठीक है, आपने सामने वाले व्यक्ति कोर्ट कचहरी करेगा तो आप भी तो आओगे साथ। बिल्कुल बिल्कुल, आप भी कहीं ना कहीं खींचोगे उस चीज, आप भी खींचोगे, और फिर हम जैसे किसी अधिवक्ता के से आप हमें बुरा भला कहोगे। बिल्कुल। गौरांग जी, इस बातचीत को थोड़ा सा हम गंभीरता की तरफ लेके बढ़ रहे हैं। आपने पिछले दिनों एक केस सुना कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को एक लॉयर द्वारा उनकी तरफ जूता फेंका गया, है ना? तो आपको क्या लगता है कि ऐसी जो घटनाएं होती हैं कभी कभी, क्या ये न्यायपालिका की जो गरिमा है उसको गहरी ठेस पहुंचाती हैं? तो आपके विचार में क्या लगता है कि ये वकीलों में बढ़ता मानसिक दबाव का परिणाम है या फिर हमारे कानूनी संस्कारों में कहीं कोई कमी रह गई है? देखिए, सबसे पहले जूता फेंकने जैसी कोई अमर्यादित घटना, इंक फेंकने जैसी घटनाएं किसी भी प्रकार से नाकाबिले बर्दाश्त हैं। इन चीज़ों का एक स्वस्थ लोकतंत्र में, एक मर्यादित समाज में कोई स्थान नहीं है। आपको विरोध करना है, उसके तमाम तरीके हो सकते हैं, तमाम बेहतर तरीके, लोकतांत्रिक तरीके, वरना हमारे भारत देश में और किसी और देश में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। और हमें वो संयम बरतना ज़रूरी है। लेकिन साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जो हमारे संस्थानों में बैठे उच्च पदस्थ जो लोग हैं, माननीय न्यायमूर्तिगण हैं, उनको भी किसी भी ऐसी प्रकार की टिप्पणी से बचना चाहिए जिससे कि कोई व्यक्ति इतना आहत हो जाए कि उसको ऐसे अमर्यादित कदम उठाने में कोई शर्म महसूस ना हो। ठीक है, आपको कोई भी बात कहनी है संयम से कहें, लेकिन साथ ही साथ हमें जो उच्च पदस्थ लोग हैं उन लोगों को भी ध्यान रखना चाहिए कि उनकी किसी बात से किसी को कोई ठेस ना पहुंचे। और ये कोई ऐसी कोई भी घटना किसी मानसिक दबाव की बात नहीं है, आपके खुद के संस्कार और आपके खुद के कंट्रोल की बात है अपने ऊपर। किसी बात पर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा रिएक्ट कर देता है, और जबकि कोई व्यक्ति उसको एक सही बेहतर तरीके से उसको रिएक्ट करता है, रिस्पॉन्ड करता है। एग्जैक्टली, इसमें दोनों पक्षों को थोड़ा सा संयम के साथ काम लेना चाहिए, है ना? इस तरह की चीज़ें। तो अच्छा गौरांग जी, थोड़ा सा अब आपका जो पेशा है जी, उसको हम केंद्र में रखेंगे। और हमारा जो पुलिस डिपार्टमेंट है, कई बार लोग कहते हैं कि वकील और पुलिस में बहुत ज़्यादा भिड़ंत हो जाती है, कई बार लोग देखते हैं। तो ऐसे में जो आम नागरिक है वो बड़ी उलझन में पड़ जाता है कि यार यही लोग तो एक कानून से हमें बचाते हैं, एक दोषी को कानून के दरवाजे तक ले जाके खड़ा करते हैं, है ना? तो ऐसे में आम आदमी सोचता है कि यार अगर पुलिस और वकील का विवाद हो गया है तो दोनों के विवाद में एक आम आदमी की फिर सुरक्षा कौन देगा? देखिए, एक जनरली अगर इसको देखें कि एक अधिवक्ताओं और पुलिस के बीच की कोई भिड़ंत है तो उसमें आम नागरिक का कोई लेना देना नहीं है, वो तो आपसी मसला है। लेकिन अधिवक्ता को जब किसी क्लाइंट को रिप्रेजेंट करना होता है तब जरूरी है कि हम एक संयम बरतें, और ये जरूरी पुलिस वालों के लिए भी है कि वो भी संयम बरतें। बिल्कुल, कि जब कोई अधिवक्ता उनके थाने में आया है तो ये कि उसकी कोई मजबूरी नहीं है, ये उसका हक है कि वो आपके थाने में आया, और आप उसको इतने कैजुअली लेने की जो एक परंपरा हो गई है आजकल पुलिस वालों में, उसको कहीं ना कहीं कंट्रोल करना पड़ेगा। और यही कारण है जिससे कि अधिवक्ताओं में एक रोष उत्पन्न होता है, क्योंकि हम तो अपने क्लाइंट को रिप्रेजेंट करने आए हैं और अपने क्लाइंट के लिए जो बेहतर होगा वो हम करेंगे, और ऐसा करते हुए आप हमें रोक नहीं सकते, आप हमें मना नहीं कर सकते। और लेकिन जो पुलिस वाले हैं लोग इस चीज़ को बड़ा ईगो पर लेके जाते हैं, तो उनको इस बात पर थोड़ा सोचना चाहिए कि वकील भी अपना काम कर रहे हैं और आप भी अपना काम कर रहे हैं, दोनों के अपने काम है और दोनों के कामों की अपनी रिस्पेक्ट होनी चाहिए। इसको बहुत पर्सनली नहीं लेना चाहिए पुलिस वालों। गौरांग जी, अब एक सवाल काफ़ी सामाजिक सवाल है, बहुत सारे लोगों का एक इस पे भिन्न भिन्न मत होता है लोगों का। जैसे कहा जाता है कि लीगल सिस्टम के अंदर जो महिलाओं की कंसेंट एज है वो 18 साल है, 18 ईयर। लेकिन आजकल देखा जा रहा है कि 18 साल से कम उम्र के बच्चे काफ़ी मैच्योर बिहेव करते हैं और हर तरह से वो मैच्योर हो जाते हैं। उनको अगर प्राकृतिक रूप से देखा जाए तो भी वो काफ़ी मैच्योर हो। तो आपको क्या ऐसा नहीं लगता कि 18 वर्ष से पहले भी लीगल प्रोटेक्शन इस तरह से कुछ दी जानी चाहिए? देखिए, तमाम
इस पर विमर्श चल रहा है, क्योंकि आए दिन ऐसे मामले आ रहे हैं जहाँ पर जो नाबालिग हैं 16 से 18, खासकर 16 से 18 साल के जो उम्र के जो लड़के लड़कियाँ हैं, उनमें आपसी एक संबंध स्थापित हुआ पूरी सहमति के साथ, और बाद में किसी वजह से लड़की ने लड़के के ऊपर कोई आरोप लगा दिया और उसमें कोई क्रिमिनल मुकदमा इसमें इनिशिएट करा दिया। बिल्कुल। जिसकी वजह से एक लड़का जिसने कि पूरी सहमति के साथ आपके साथ एक रिलेशनशिप में रह रहा था, वो उसका तो ज़िंदगी करियर बर्बाद हो गया, और इसी वजह से एक विमर्श शुरू हो गया। और हमारे कोर्ट कॉरिडोर्स में भी और कोर्ट के संज्ञान में भी ये बातें हैं कि आजकल की सामाजिक परिस्थितियों को देखते हुए, व्यवहारिक परिस्थितियों को देखते हुए इसकी एज में कुछ बदलाव किया जाना चाहिए। हालांकि अब BNSS भी आया, उसमें भी उसको 18 साल को कंटिन्यू किया गया है, लेकिन इससे पहले 22वें लॉ कमीशन ने की 283rd रिपोर्ट में इस बात का उल्लेख तो किया गया कि इसमें कुछ जो सामाजिक व्यवहारिक बदलाव कुछ किए जाने चाहिए, लेकिन कोई कंक्लूसिव एंड तक नहीं पहुंच पाए, जिसकी वजह से आज तक 18 साल ही एज की हुई है। लेकिन हाँ, जहाँ पर एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर दिख रहा है, अपफ्रंट दिख रहा है कि एक कंसेंशुअल रिलेशनशिप है, वहाँ पर भी सिर्फ इसलिए कि क्योंकि कानून कहता है कि 18 साल से नीचे की व्यक्ति की कंसेंट की कोई वैल्यू नहीं होती। एक व्यक्ति को फ्रेम करना जिसका कि अपनी ज़िंदगी, अपने उसका भी अपना एक करियर है, और 18 साल की ऐसी उम्र है जहाँ के बाद किसी व्यक्ति का करियर शुरू होता है, और आप उसी को फुल स्टॉप लगा दें, ये ठीक नहीं है, और इस पर कुछ प्रगति होनी चाहिए। एग्जैक्टली। गौरांग जी, अब हमारे पॉडकास्ट में जो हमारा आखिरी पड़ाव की तरफ अब हम बढ़ चुके हैं, और इस पड़ाव में एक बहुत शानदार बातचीत होती है रैपिड फायर के रूप में। जी। तो अब मैं आपसे 5 छोटे छोटे सवाल पूछूंगा, आपको क्विकली 2-3 मिनट में जवाब दे देना है, और आप चाहें तो कोई आपको लगे कि हाँ ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट सवाल है, जिस पे आप लंबा भी बोल सकते हैं, ये लिबर्टी आपके पास है। तो रैपिड फायर राउंड में आपका पहला सवाल है कि आप जस्टिस अर्थात न्याय से क्या समझते हैं? न्याय से मेरी समझ ये कहती है कि ऐसा कोई निष्कर्ष जिससे कि एक व्यक्ति को कोई रिलीफ मिले, लेकिन एट द सेम टाइम कोई दूसरा व्यक्ति बहुत ज़्यादा उससे हानि ना पहुंच जाए। अच्छा, बहुत सारे लोगों का ये सवाल होता है साथियों कि जैसे पुलिस कई बार हमारा मोबाइल छीन लेती है, तो क्या पुलिस को पासवर्ड मांगने का अधिकार है? देखिए, कानूनी तौर पर तो वो नहीं कर सकते। आर्टिकल 20 सब क्लॉज 3 ये एकदम मना करता है, निषेध करता है कि किसी भी व्यक्ति को सेल्फ इंक्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता, अर्थात किसी भी व्यक्ति को खुद के लिए गवाह बनने के लिए या खुद के लिए एविडेंस देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, ये संविधान मना करता है। लेकिन व्यवहारिक स्थिति ये है कि पुलिस वाले आपके पास आएंगे और आपसे या तो खुद आपसे मारपीट करके या आपके अपने को किसी तरीके से परेशान करके आपसे वो पासवर्ड या किसी प्रकार की ऐसी जानकारी आपसे हासिल करते हैं। तो कानूनी तौर पर ये कि आप मना कर सकते हैं। और अगर ऐसा हो जाए पुलिस द्वारा ज़बरदस्ती, तो हमारे पास क्या लीगल राइट्स होते हैं? अगर पुलिस ऐसा करती है तो आप अपने पर अडिग रहिए और कानून का दरवाज़ा खटखटाने के लिए तैयार रहिए। ओके। अच्छा, आजकल बहुत सारे इलाहाबाद विश्वविद्यालय, जहां हम आज बातचीत कर रहे हैं, इलाहाबाद विश्वविद्यालय नज़दीक है, छात्र नेता यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा माहौल बनाए रहते हैं, तो अक्सर लोग जेल वेल 1-2 दिन के लिए जाते रहते हैं। तो कई बार जमानत की बात होती है, बेल की बात होती है। तो बेल जैसे कि हम अमूमन 2 प्रकार की जानते हैं, एक जमानत, एक अग्रिम जमानत। तो इन दोनों में एक बेसिक सा डिफरेंस हमें बताइए, जिससे हमारे दर्शकों को ये बात समझ में आए। देखिए, बेल और एंटिसिपेटरी बेल ये 2 कॉन्सेप्ट हैं, जैसे ज़मानत और अग्रिम ज़मानत आपने बताया अभी। बेल तब दाखिल की जाती है जबकि जो अभियुक्त है वो जेल में है, जबकि अग्रिम ज़मानत के लिए तब अप्लाई किया जाता है जब अभियुक्त जेल में नहीं है और जेल से बाहर। ओके। एक सवाल और होता है, बहुत आम आदमी का ही सवाल है कि हम थाने गए, थानेदार ने FIR लिखने से मना कर दिया, तो क्या हम सीधे कोर्ट में जा सकते हैं? इसके लिए कानून में प्रावधान दिया गया है। CRPC में 156(3) की एप्लीकेशन आप दाखिल कर सकते हैं। देखिए, जब आप थाने गए, थानेदार ने आपको मना कर दिया FIR लिखने से, आप जाएंगे सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस या कमिश्नरेट, अगर कुछ ज़िलों में कुछ जगहों पर कमिश्नरेट सिस्टम, तो कमिश्नरेट जाएंगे,
और वहाँ पर अपनी एप्लीकेशन देंगे। अगर तब भी या कोई कार्रवाई नहीं होती तो सीआरपीसी की धारा 156 थी, जो कि अब बीएनएसएस की धारा 175(3) हो चुकी है, उसमें आप एक एप्लीकेशन देंगे कंसर्न मैजिस्ट्रेट को, और मैजिस्ट्रेट उस पर संज्ञान लेते हुए या तो उसको कंप्लेंट ट्रीट करेंगे या उसमें एफआईआर करते हैं। अच्छा, कई बार नोटिस वोटिस लोगों को बहुत आता है, तो क्या हर लीगल नोटिस का जवाब देना ज़रूरी होता है? देखिए, लीगल नोटिस कोई एक मैंडेटरी कंप्लाइंस नहीं है। कुछ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में जो चेक के मामले होते हैं स्पेसिफिकली, वहाँ पर ज़रूरी होता है कि नोटिस सर्व होना चाहिए, लेकिन नोटिस का रिप्लाई होना चाहिए। इस बारे में कोई भी कहीं भी कोई बाध्यकारी प्रावधान नहीं। गौरांग जी, अब आखिरी सवाल एक बोनस सवाल है, और बोनस सवाल में ये है कि अब हमारा सवाल जवाब का सिलसिला पॉडकास्ट का समापन होने वाला है। हम चाहते हैं कि आपके जो काफ़ी लंबे समय से आप प्रैक्टिस में हैं और लाइफ का भी काफ़ी अच्छा खासा अनुभव है, तो आप हमारे दर्शकों के लिए कुछ खासकर युवाओं के लिए कोई प्रेरक संदेश, और आजकल वेब सीरीज़ का ज़माना है, तो कोई वेब सीरीज जो लोगों को देखनी चाहिए जिससे लोग कुछ सीखें, या कोई बुक आप जो रिकमेंड करना चाहें लोगों को लिख लीजिए। देखिए, मुझे नहीं लगता कि मेरे पास ऐसा बहुत कुछ कहने को है कि जिससे कुछ प्रेरक संदेश जाता हो। लेकिन ये मेरा आपकी युवाओं को विनम्रता है। और मेरे सब भाइयों को, मेरी बहनों को यही कहना रहेगा कि आप जो भी करना चाहते हैं उन्हीं शिद्दत के साथ करें। और शाहरुख खान का वो जो डायलॉग है जिसमें वो कहते हैं कि किसी काम को पूरी शिद्दत से कीजिए कि पूरी कायनात आपको उस काम को कराने में आपकी मदद करे, तो ये एकदम सच है। ये मैं भी मानता हूँ, क्योंकि मैं भी एक फर्स्ट जनरेशन लॉयर हूँ जिसने यहाँ पर आके ज़ीरो से स्टार्ट किया और आज अपना यहाँ पर इस्टेब्लिश कर लिया है। इसलिए जो कर रहे हैं पूरी ताकत से कीजिए, पूरी मेहनत से कीजिए, पूरे मनोयोग से कीजिए। कोई वेब सीरीज़ या बुक अगर बताना चाहें आप? मैं वेब सीरीज़ और बुक्स तो दोनों ही नहीं पढ़ता। बुक सिर्फ मैं कानून की पढ़ता हूँ, वेब सीरीज़ मैं बहुत देखता नहीं हूँ। तो जैसे यंग जनरेशन के जो वकील हैं, उनके लिए कुछ ऐसा बता दीजिए कि बुक या कुछ ऐसे टिप्स कि उनकी वकालत आसान हो जाए। देखिए, अब ये डिपेंड करेगा आपकी वकालत कहाँ की है। आप कचहरी की वकालत कर रहे हैं या उच्च न्यायालय की या सर्वोच्च न्यायालय। कचहरी की और हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की जो वकालत है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की वकालत, उसमें एक मूलभूत डिफरेंस है। कचहरी में ट्रायल होता है, पूरा मुकदमा लड़ा जाता है, और वहाँ फैक्ट्स और लॉ दोनों की वकालत है। जबकि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में मुख्यतः सिर्फ लॉ की वकालत होती है। और जो ये हमारे लीगल फील्ड से जुड़े जो लोग होंगे वो ये जानेंगे इसका क्या जो डिफरेंस क्या है। तो अगर आप कचहरी में प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप ध्यान रखिए, आप सारे प्रोसीजर्स अच्छे से जानकारी कीजिए, क्योंकि कचहरी में एक बड़ी समस्या है कि वहाँ पर आपको सुनी सुनाई बातों पर लोगों की वकालत चलती है। इससे बचना चाहिए। आप किताबों का सहारा लीजिए। आपकी सबसे अच्छी दोस्त आपकी किताब है, बाकी कोई और। इस बातचीत में मुझे लगता है कि बहुत सारे आम नागरिकों के जो सवाल और जो कानून को लेकर के पेचीदगियाँ हैं, बारीकियाँ हैं, काफ़ी कुछ क्लियर हुई होंगी, और युवाओं के भी सवालों के जवाब काफ़ी मिले होंगे। और साथियों, मुझे उम्मीद है कि ये बातचीत आपको बहुत प्रेरक लगे, अच्छी लगे, और इसी तरह की बातचीत हम आगे भी गौरांग जी के साथ कंटिन्यू करेंगे, जिससे ये चैनल तो यूपीएससी और ज़िंदगी को लेकर डेडिकेटेड है, लेकिन ये जो लॉ है, लीगल सिस्टम है, इसको समझना भी ज़िंदगी का एक बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा है। तो गौरांग जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका धन्यवाद इस बातचीत का हिस्सा बनने के लिए। और साथियों, अगर ये बातचीत आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, नमस्कार।